नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम पिछले सत्रों में जब से हमने शुरू किया है आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर सत्रों को, हम आधुनिक कविता के इतिहास के सभी पड़ाव पार कर चुके हैं और अब समय है गद्य के उद्भव और विकास से संबंधित पड़ावों पर अपनी यात्रा शुरू करने का। तो आज से हम हिंदी गद्य के उद्भव और विकास और उसके बाद गद्य की विधाओं के सत्रों पर बात करेंगे, उनके से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे, ताकि जिस तरह की पकड़ आपकी आधुनिक कविता के इतिहास पर हुई है उसी तरह की पकड़ आपकी गद्य के विकास पर भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, गद्य के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। आपको बहुत सारे तथ्य इसमें मिलेंगे, ये खास तौर पर गद्य के विषय में जानकारी आपके दिमाग में रहे, आपके जहन में रहे, इसलिए ये प्रश्न तैयार किया गया है। तो गद्य के संबंध में असत्य कथन हमें छांटना है। पहला विकल्प है ए, गद्य का प्राचीनतम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। बी, गद्य शब्द की व्युत्पत्ति गद धातु से हुई है जिसका अर्थ है सरल कथन कहना। सी, सर्वप्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने अपने एक लेख में गद्य का प्रयोग किया। डी, गद्य 4 रूपों में सामने आया, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी गद्य और खड़ी बोली गद्य। तो दोस्तों देखिए, गद्य का प्राचीनतम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। आपको कंठस्थ कर लेनी है यदि प्रश्न पूछा जाए कभी परीक्षा में कि गद्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी गद्य क्या सबसे पहले गद्य लेखन की प्रवृत्ति हमें कहाँ दिखाई देती है, यजुर्वेद में, जो संस्कृत भाषा में लिखित है। और आपको ये ध्यान रखना है कि भाषाओं का क्रमिक विकास होता है और जैसे जैसे भाषाएं विकसित होती हैं उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है, और संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। यानी हमारी भाषा की जड़ यदि संस्कृत में है तो गद्य की जड़ कहाँ है, यजुर्वेद में है, इस कथन को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दूसरा है, गद्य शब्द की व्युत्पत्ति गद धातु से हुई है जिसका अर्थ है सरल कथन कहना। यह बात भी बिल्कुल सही है, आपको पता होनी चाहिए। संस्कृत में एक गद धातु होती है जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना, सरल कहना, यानी इस तरीके से अपनी बात को ऐसे शब्दों में कहना कि सुनने वाले के सहज ही समझ में आ जाए। तो इसमें गद धातु में ल्यप प्रत्यय लगा है संस्कृत का, और ल्यप प्रत्यय में से य शेष रहता है, तो गद्य शब्द इस तरीके से बना है, यह कथन बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने अपने एक लेख में गद्य का प्रयोग किया। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट कौन थे दोस्तों? जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो उसमें हिंदुस्तानी के सबसे पहले जो प्रोफेसर थे वो थे प्रोफेसर गिलक्राइस्ट। आपको भूलना नहीं है, ये इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के सबसे पहले प्रोफेसर कौन थे, तो उनका नाम है प्रोफेसर गिलक्राइस्ट। लेकिन ये कथन गलत है कि सर्वप्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने अपने एक लेख में गद्य का प्रयोग किया, ये बिल्कुल गलत कथन है। दूसरा कथन है, डी कथन है, गद्य 4 रूपों में हमारे सामने आता है, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी गद्य और खड़ी बोली गद्य। ये कथन बिल्कुल सही है, यानी असंगत और असत्य कथन हुआ सी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी से पूछो। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं, ए अमीर खुसरो, बी लल्लूलाल, सी सदल मिश्र और डी इंशाअल्लाह खां। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमीर खुसरो का ये कथन है जो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, और इसीलिए अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती कहकर के भी पुकारा जाता है। शेष ये जो तीनों विद्वान हैं ये हिंदी गद्य से संबंधित हैं, जिनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लूलाल और सदल मिश्र का संबंध है, और इंशाअल्लाह खां वो हिंदी के विद्वान हैं जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। तो लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों किससे संबंधित है? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, इसे भूलना नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ, इस उद्धरण में किस पत्रिका की ओर संकेत है? ए सरस्वती, बी हरिश्चंद्र चंद्रिका,
सी कविवचन सुधा या डी आनंद कादम्बिनी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो मूलतः भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रारंभ की गई थी और जिसका पुराना प्रारंभिक नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, उसके विषय में यहां संकेत किया गया है। सरस्वती पत्रिका आप सभी जानते हैं 1900 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और इसके सबसे पहले संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। 1903 से 1920 के बीच मध्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग है, उन्होंने इसका संपादन किया और इसे न केवल इस पत्रिका को ऊंचाई पर पहुंचाया बल्कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कविवचन सुधा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित एक पत्रिका है। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपको यह ध्यान रखना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? ए भारतेंदु के आविर्भाव को, अंग्रेजी साहित्य के परिचय को, सी गद्य के आविर्भाव को, या डी रीतिकालीन प्रभाव से मुक्ति को। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे आधुनिक काल की गद्य का आविर्भाव आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अब क्यों है यह महत्वपूर्ण? कैसी घटना? साहित्यिक घटना। क्योंकि गद्य के आविर्भाव से के बाद ही पहले तो केवल काव्य के रूप में, पद्य के रूप में ही साहित्य रचा जाता था और सीमित उसका दायरा था, यानी या तो महाकाव्य लिख लिए या खंड काव्य लिख लिए या कविताएं लिख ली। लेकिन जब गद्य का आविर्भाव हुआ तो न केवल नाटक, कहानी, एकांकी, रूपक और न जाने कितने संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, इतने सारे विविध रूपों में साहित्य विकसित हुआ। इसीलिए वे इसे आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानते हैं। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को परिभाषित करते हुए यह कथन प्रस्तुत किया है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यानी साहित्य वह निधि है, वह अनमोल निधि है जिसमें विविध आयामों वाला ज्ञान संचित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ए सन 1839 ईस्वी, बी सन 1847 ईस्वी, सी सन 1800 ईस्वी और डी सन 1810 ईस्वी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों सन 1800 ईस्वी में कोलकाता में, जिसे हम कोलकाता कहते हैं, उस समय उसे कलकत्ता कहते थे, तो आप कलकत्ता ही याद रखिए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के मूल में उद्देश्य यह था कि पश्चिमी भाषाएं और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें विशेष ज्ञान, विशेष अध्ययन को आगे बढ़ावा दिया जाए ताकि भाषा विकसित हो सके। तो कलकत्ता में, और इस समय शासनकाल था मार्क्विस वेलेजली का, यानी भारत के अंग्रेजी जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, वो थे मार्क्विस वेलेजली। तो इस समय इसकी स्थापना हुई सन 1810, यानी सही उत्तर है आंसर सी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर थे। ये तो मैं अभी आपको प्रसंगवश बता ही चुकी हूं। ए है लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी गिलक्राइस्ट और डी इंशा अल्लाह खां। तो दोस्तों सी गिलक्राइस्ट, इनके नाम के आगे प्रोफेसर लगता है, तो प्रोफेसर गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर थे। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों भी फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। लेकिन दोस्तों उस समय क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल था तो पढ़ाने वाले भारतीय अध्यापकों को प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाता था, उन्हें मुंशी कहा जाता था। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र मुंशी रहे और प्रोफेसर थे प्रोफेसर गिलक्राइस्ट, क्योंकि वो अंग्रेज थे और अंग्रेजों का शासनकाल था। तो ये भेदभाव उस समय चला करता था। तो आपको ध्यान रखना है लल्लू लाल और सदल मिश्र भी इनसे संबंधित थे। इंशा अल्लाह खां का फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। लल्लू लाल की रचना, प्रसिद्ध रचना जिसने
गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है प्रेम सागर, और सदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। और इंशाअल्लाह खां की मैं अभी बता चुकी हूं, रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखी। अगला प्रश्न, प्रजा हितैषी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लूलाल, सी सदल मिश्र या राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी का 1855 ईस्वी में आगरा से संपादन करना शुरू किया था। ये एक साहित्यिक पत्रिका थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता किस लिए प्रसिद्ध है? वैष्णव कथा के लिए, बी खड़ी बोली के प्रामाणिक रूप के लिए, सी खड़ी बोली कविता के लिए, डी ब्रज भाषा के प्रामाणिक रूप के लिए। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि 84 वैष्णवन की जो वार्ता है, ये जो पुस्तक है, ये गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। और एक और इस तरह का ग्रंथ मिलता है 252 वैष्णवन की वार्ता। तो गोकुलनाथ के द्वारा रचित 84 वैष्णवन की जो वार्ता है, उसमें वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभाचार्य के जितने भी शिष्य हैं महत्वपूर्ण, उन सभी के चरित्रों का वर्णन किया गया है, और उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा के गद्य का प्रयोग किया गया है। तो ब्रज भाषा गद्य यहां पर जुड़ना रह गया है। ब्रज भाषा गद्य के प्रामाणिक रूप के लिए इसका सही उत्तर है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? ए कीर्तिलता, बी वर्ण रत्नाकर, सी कीर्ति पताका और डी विद्यापति पदावली। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ण रत्नाकर मैथिली गद्य का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इनका समय माना गया है 14वीं शताब्दी का प्रारंभ। और ये जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, ये कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव के दरबारी थे। ये बात भी आपको भूलनी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान की मूल कथा संबंधित है भगवान विष्णु से, शिव से, गणेश से या फिर नचिकेता से? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता से संबंधित है नासिकेतोपाख्यान की मूल कथा, और इसके नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। ये भी आपको भूलना नहीं है। तो नचिकेता की कथा में संक्षेप में आपको बता देती हूं कि नचिकेता का जो प्रसंग है वो मूलतः कठोपनिषद में वर्णित किया गया है। नचिकेता एक ऐसा जिज्ञासु बालक है जो मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है और सत्यवादी है। इसलिए उसका अपने पिता से वार्तालाप होता है, वाद विवाद होता है किसी एक धार्मिक मुद्दे को लेकर कि वे यज्ञ उन्होंने किया है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो उस यज्ञ में जब दान देने की बारी आती है तो वो बीमार गाय जो उनके किसी काम की नहीं थी और जो दूध नहीं देती थी, उनको ब्राह्मणों को दान में देते हैं। नचिकेता के मन में अपने पिता का ये व्यवहार देखकर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पिता इन बूढ़ी बीमार गायों को दान में क्यों दे रहे हैं, इनसे क्या लाभ। तो वो बार बार अपने पिता से इस विषय में सवाल करता है, और जब बहुत बार प्रश्न करता है तो पिता गुस्से में आकर वो अंत में वो ये भी कहता है कि पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं। तो उसके पिता क्रोध में आकर, क्रोधाविष्ट होकर उसे तुरंत कहते हैं कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। और वो मृत्यु यमलोक में पहुंच जाता है नचिकेता, और यमराज बाहर गए हुए हैं, घर पर नहीं है, ऐसा प्रसंग आता है वहां पर। और वो उनके द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहता है। जब यमराज लौट कर आते हैं तब उन्हें बहुत पश्चाताप होता है कि एक ब्राह्मण बालक को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी सिर्फ उनके कारण। तो वो उस पर प्रसन्न होते हैं कि वो इतना अपने पिता का आज्ञाकारी है, और उससे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। उसमें से एक वरदान वो मांगता है कि उसे मृत्यु का रहस्य जानना है। तो ये जो कथा है इस पर आधारित है सदल मिश्र की कृति नासिकेतोपाख्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, सुख सागर का कथ्य आधारित है श्रीमद् भागवत महापुराण, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या अग्नि पुराण? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव
राजा परीक्षित को, यानी जो पांडवों के अंतिम वंश, हस्तिनापुर के अंतिम शासक हैं परीक्षित, राजा परीक्षित माने जाते हैं, उनको महाभारत की कथा सुनाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। उसी को हिंदी में प्रस्तुत किया गया है सुख सागर में, और इसके लेखक हैं सदासुख लाल नियाजी। तो ए उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी में हिंदी के 4 गद्य के उन्नायक आधार स्तंभ माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वैसे तो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह प्रश्न खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए। हम गद्य की विधाओं पर आगे बात करने वाले हैं, तो जब तक हम नींव को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी विकसित रूपों को नहीं समझ पाएंगे। तो ए विकल्प है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन रॉय, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदासुख लाल नियाजी या राम प्रसाद निरंजनी। ये सदासुख लाल वही है जिन्होंने सुख सागर लिखा। सदासुख लाल नियाजी इनका पूरा नाम है। सी विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल, सदल मिश्र और राजा राम मोहन रॉय। और डी विकल्प है मुंशी सदासुख लाल। मैंने आपको बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जिन भारतीय अध्यापकों की नियुक्ति होती थी उन्हें प्रोफेसर नहीं मुंशी कहा जाता था, इसीलिए इनके नाम के आगे मुंशी लगा हुआ है। तो मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। जो किसके माने जाते हैं? हिंदी गद्य के विकास के उन्नायक आधार इन्होंने दिया, विकास का पथ इन्होंने हिंदी गद्य का प्रशस्त किया। इसमें देखिए, हालांकि ये जितने भी विद्वान हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी में पाठ्य पुस्तकें, खड़ी बोली हिंदी में पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई। उससे पहले हमारे यहाँ पाठ्य पुस्तकें नहीं थी। तो जब फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ तो पाठ्यक्रम जो बनाया गया उसके अनुसार इन्होंने, क्योंकि ये स्कूल में जैसे इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स होते हैं आजकल, उसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए और इन्होंने पाठ्यक्रम तैयार करवाया। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने भी हिंदी की में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन वे मूलतः समाज सुधारक थे। राजा लक्ष्मण सिंह भी हिंदी के महान विद्वानों में से माने जाते हैं, जिनकी चर्चा हम पिछले एक प्रश्न में कर चुके हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन मूल यहां पर पूछा गया है, वो मूल व्यक्ति कौन से हैं जिन्होंने गद्य के विकास की गति को, गद्य के विकास को गति प्रदान की। तो उसमें नाम आएगा मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल। तो ये सब इनकी चर्चा। राम प्रसाद निरंजनी वे व्यक्ति हैं जो पटियाला दरबार में थे और जिन्होंने भाषा योग वासिष्ठ जैसा एक उल्लेखनीय ग्रंथ लिखा। तो ये सब नींव में है, लेकिन प्रमुख योगदान हिंदी गद्य को, खड़ी बोली गद्य को आधार प्रदान करने का जो मूल योगदान है वो है इन 4 विद्वानों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दक्षिणी गद्य की प्रथम कृति मानी जाती है? ए सबरस, बी हिदायतनामा, सी मेराजुल आशिकीन और डी कुतुब मुश्तरी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके लेखक हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज। 14वीं शताब्दी इसका समय है और इन्होंने मेराजुल आशिकीन नामक पुस्तक लिखी जो दक्षिणी गद्य की पहली रचना मानी जाती है। जो सबरस है ये मुल्ला वजही की रचना है, ये भी दक्षिणी गद्य की है। कुतुब मुश्तरी भी मुल्ला वजही की है और हिदायतनामा भी ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज की ही है। लेकिन यदि प्राचीनतम कृति दक्षिणी गद्य की मानी जाए तो उसका उत्तर होगा मेराजुल आशिकीन, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी की रचना है नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, सुख सागर या प्रेम सागर। तो इसकी हम पिछले प्रश्नों में इतनी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। सुख सागर सदासुख लाल नियाजी की है जो श्रीमद् भागवत महापुराण पर आधारित है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की कृति है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न,
हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी मुंशी सदासुख लाल नियाजी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है जो उन्होंने अपनी पुस्तक काल चक्र में, जो 1873 ईस्वी की मानी जाती है, उसमें यह कथन प्रस्तुत किया है, यह वक्तव्य प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम पत्र है यानी समाचार पत्र, ए बंगदूत, बी उदंत मार्तंड, सी बुद्धि प्रकाश और डी सुधाकर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंडित जुगल किशोर नाम के एक व्यक्ति थे जो मूलतः कानपुर से थे लेकिन कलकत्ता में आकर बस गए थे। उन्होंने कलकत्ता से 1826 में इस पत्र का संपादन प्रकाशन शुरू किया। तो हिंदी का सबसे पहला जो पत्र है वो उदंत मार्तंड को माना जाता है। बंगदूत जो है वो पहले नील रत्न के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में राजा राम मोहन रॉय ने इसे देशी भाषाओं में, पहले बंगला भाषा में था, बाद में इसे देशी भाषाओं में प्रकाशित करना शुरू किया। बुद्धि प्रकाश एक गुजरात के संपादक थे जिन्होंने इसका प्रकाशन शुरू किया, और सुधाकर तारा मोहन मित्र के द्वारा काशी से प्रकाशित हुआ। बुद्धि प्रकाश के संपादक हैं दौलत राम, इन्होंने गुजरात से निकाला, ये तारा मोहन मित्र ने सुधाकर काशी से निकाला, और उदंत मार्तंड कोलकाता से और बंगदूत कोलकाता से। इन बातों को आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, मुल्ला वज़ी ने किस कृति की रचना की? सबरस, अंग प्रबोध, भाषा योग वशिष्ठ, रस सारांश। तो दोस्तों इसकी चर्चा हो चुकी है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबरस और कुतुब मुश्तरी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो मुल्ला वज़ी के द्वारा लिखी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को गद्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि ब्रजभाषा काव्य की भाषा थी, बी खड़ी बोली संपर्क भाषा के रूप में हिंदी क्षेत्र में व्यवहृत होने लगी थी, सी पद्य और गद्य की भाषा अलग अलग होती है, डी खड़ी बोली राज्याश्रित थी। तो दोस्तों ब्रज भाषा काव्य भाषा थी, ये कथन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ब्रज भाषा में गद्य भी लिखा जा रहा था। 84 वैष्णवन की वार्ता इसका उदाहरण है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इसके उदाहरण हैं। खड़ी बोली उस समय जबकि ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली गद्य को भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, यानी खड़ी बोली को गद्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, उस समय खड़ी बोली जो थी वो आम जन की भाषा थी। इसलिए खड़ी बोली क्योंकि आम जनता के बीच संपर्क की भाषा बन चुकी थी, अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी थी, इसलिए हिंदी के क्षेत्र में इसको गद्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। पद्य और गद्य की भाषा अलग अलग होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और खड़ी बोली राज्याश्रित थी, यानी ब्रिटिश सरकार का संरक्षण उसे मिला हुआ था, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रारंभ में परिष्कृत हिंदी के और बाद में उर्दू मिश्रित हिंदी और उर्दू के पक्षपाती रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी इंशाअल्लाह खां या राम प्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का परिचय मैं एक प्रश्न के संदर्भ में आपको पहले ही दे चुकी हूं। ये इंस्पेक्टर के पद पर स्कूल में कार्यरत थे और ये प्रारंभ में संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे कि सही मायने में हिंदी वही है जिसमें संस्कृत के यानी तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हो, लेकिन बाद में उनका विचार परिवर्तन हुआ और वो उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर हो गए। तो यही वो विद्वान है। और राजा लक्ष्मण सिंह, एक आप हिंदी साहित्य के इतिहास में एक समय दोस्तों ऐसा आता है आधुनिक काल में जब उर्दू हिंदी विवाद अपने चरम पर होता है। तो उर्दू हिंदी विवाद जो उत्पन्न हुआ वो इन दोनों व्यक्तियों के बीच से
के मतभेद के कारण उत्पन्न हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह वो व्यक्ति थे जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे, और राजा शिव प्रसाद सितारेदिन वो थे जिन्होंने पहले संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया और बाद में वे उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर हो गए। तो उर्दू हिंदी विवाद की जड़ यहां पर है। मुंशी इंशाअल्लाह खां और राम प्रसाद निरंजनी के विषय में हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो आंसर इस प्रश्न का होगा बी। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास के कारणों में से कौन सा एक कारण सही नहीं है? ए, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, बी, मुद्रण प्रणाली की शुरुआत, सी, अंग्रेज सरकार का संरक्षण, डी, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हिंदी गद्य के विकास में अंग्रेज सरकार का संरक्षण जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान हिंदी गद्य के विकास में इस रूप में हुआ क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना, और वे ईसाई धर्म का प्रचार तब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि वो यहाँ की जो मूल भाषा है उसमें ईसाई धर्म की पुस्तिकाएं प्रकाशित ना करें। तो यही कारण है कि ईसाई धर्म के प्रचारकों ने ये नियम बना लिया कि जो आम बोलचाल की भाषा है, खड़ी बोली, जिसे प्रोफेसर गिलक्राइस्ट टकसाली भाषा कहकर के संबोधित करते हैं, उसमें ईसाई धर्म की छोटी छोटी पुस्तिकाएं उन्होंने प्रकाशित की ताकि ईसाई धर्म से तादाद में स्थापित कर सके भारतवासी। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो पुस्तिकाएं की वो उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रण प्रणाली की शुरुआत यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुई थी, और अब पुस्तिकाओं को हाथ से लिखकर इतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि छापे खाने के आविष्कार के कारण ये बात अब बहुत अधिक द्रुत गति से ये कार्य संपन्न होने लगा था। तो इसने भी हिंदी गद्य के विकास को गति प्रदान की। पत्र पत्रिकाएं, राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ये समाज सुधारक तो पत्र पत्रिकाएं चला ही रहे थे। साथ ही साथ अनेक साहित्यकारों ने भी अपनी अपनी साहित्यिक पत्रिकाएं चलाई जिन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती पत्रिका इसका साक्षात जीता जागता उदाहरण है, और इसके अलावा भी इंदु है, सुधा है, बनारस पत्रिका है, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिनके नाम इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। तो सी विकल्प इसके विषय में असत्य कथन है, यानी सही नहीं है। तो आंसर हुआ, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने खड़ी बोली के गद्य के विकास को संरक्षण प्रदान नहीं किया था, खड़ी बोली राज्य की भाषा नहीं बनाई थी। तो आंसर इसका हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसकी भाषा आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक निकट है? इंशाअल्लाह खां, जॉन गिलक्राइस्ट, मुल्ला वजही या पंडित सदासुख लाल? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंडित सदासुख लाल की जो भाषा है दोस्तों, वो आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक निकट है। आधुनिक हिंदी गद्य की विशेषता क्या है कि उसमें उर्दू के भी शब्द में है, उसमें अरबी फारसी के भी शब्द हैं, उसमें संस्कृत के भी कुछ शब्द हैं। तो उसी तरह की भाषा का प्रयोग पंडित सदासुख लाल ने अपने ग्रंथों में किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने हिंदी गद्य के उद्भव और विकास, हिंदी गद्य नहीं बल्कि खड़ी बोली हिंदी गद्य के उद्भव और विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। और ये वो प्रश्न है दोस्तों जिनसे आपकी गद्य के विषय में जानकारी की नींव मजबूत होगी, उसको एक सुदृढ़ आधार मिलेगा ताकि आगे आने वाले सत्रों में आप गद्य की अनेक विधाओं पर आधारित प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।